ओके भाई, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ एटम में रिलेशनशिप पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे, ठीक है। किसी को वॉइस में प्रॉब्लम हो तो बोल देना एक बार बीच में। तो उससे आगे चलें तो अगला जो आर्टिकल है दैट इज डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। आज का जो आर्टिकल है दैट इज रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ एटम के बारे में। अब देखिए, जब हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करी थी तो उस टाइम पर हम लोगों ने बोला था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितने स्फीयर से बनता है। बताइए कोई बच्चा, कितने स्फीयर से बनता है भाई टेट्राहेड्रल वॉइड? 4 स्फीयर से बनता है, ठीक है। कैन टेट्राहेड्रल वॉइड is made up by 4 स्फीयर। कितने स्फीयर से बनता है? 4 स्फीयर से एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है एक यूनिट सेल बनाएंगे और यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड की अजम्पशन जो है वो हम लोग मान के चलेंगे। देखिए, मैंने कल आपको बताया था आप बड़े बड़े स्फीयर जो है वो नहीं दिखा सकते यहाँ पर शेप में, ठीक है। तो मैं एक यूनिट सेल बनाता हूँ यहाँ पर, एक क्यूबिक सिस्टम बना रहा हूं मैं यहाँ पर। ये क्यूबिक सिस्टम बना लिया हम लोगों ने। मैं क्या मान रहा हूं कि 4 स्फीयर ले लिए मैंने, 1 2, और चारों जो स्फीयर लिए हैं वो अल्टरनेट कॉर्नर्स पर लिए। अल्टरनेट कॉर्नर्स मतलब एक कॉर्नर छोड़ के एक। आप देख लीजिए सारे एटम्स जो हैं वो एक कॉर्नर छोड़ के एक कॉर्नर पे हैं, अल्टरनेट कॉर्नर पर मैंने एटम माने हैं। तो ये चारों स्फीयर जब एक दूसरे से टच कर रहे होंगे, उनको अरेंजमेंट में देखोगे तो उसके बाद जो बीच में खाली जगह बचती है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि वो अपना टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो लाई करेगा बॉडी डायगोनल पे। ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो लाई करेगा बॉडी डायगोनल पे, ठीक है। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को ए, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं सी, और इस पॉइंट को मान लेता हूं डी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ लाइनें लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? लेट अस सपोज दैट क्या, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल की जो एज लेंथ है या एज लेंथ ऑफ क्यूब मान लो या यूनिट सेल मान लो, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल वो कितनी मान ली? a सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो कितनी मानी? स्मॉल आर। रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम वो कितनी मानी? कैपिटल आर। कि एटम की जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। ये हम लोगों ने मानी है। एक सेकेंड, मैं एक बार स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं भाई, है ना, क्योंकि एक बार स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं वापस से जहां पर थे हम लोग। क्या बात कर रहे थे? कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की और रेडियस ऑफ एटम की, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो वापस से आते हैं अपनी स्क्रीन पर।
ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या माना कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ एटम जो है दैट इज कैपिटल आर, और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है दैट इज ए सेंटीमीटर। मतलब इस क्यूब की सारी साइड्स ए सेंटीमीटर है, इस वॉइड की जो ये वॉइड है आपका, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, यहाँ पर ये जो एटम है इस एटम की कैपिटल आर रेडियस है। अब मेरी बात सुनना, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एटम मैंने छोटे स्फीयर में दिखाया है, लेकिन ये एटम और ये एटम ये एक दूसरे से क्या हो रहे होंगे, टच हो रहे होंगे। इन दोनों लाइनों को मिला देता हूं मैं, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई एबीसी, पीछे भी हम लोग पढ़ रहे थे। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी की ट्राइंगल में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलो हो जाएगा या नहीं, अरे बोलो भाई, हो जाएगा सर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB दैट इज एज लेंथ जो है वो आपकी A स्क्वायर प्लस BC जो है वो भी आपका A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर जो है वो आपका बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, 2A स्क्वायर के, ठीक है। मतलब यहां से मैंने AC निकाल लिया कि मेरा AC जो है वो बेटा किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया √2A के। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1, कि AC जो है वो आपका √2A के बराबर हो गया, ठीक है। मैं इस लाइन को अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो ये लाइन मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूं, यहाँ पर ये वाले इस AC की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा, ये एटम जो A पर है और ये एटम जो C पर है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। मेरी बात सुनना, जैसे ये एटम A पर था, ये एटम C पर था, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मैंने ये डिस्टेंस अभी निकाली, तो ये डिस्टेंस बताओ, ये रेडियस R, ये रेडियस R, बट आप क्या लिख सकते हो कि बट AC जो है वो, मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, AC किसके बराबर है, बोलो कोई बच्चा बता सकता हो, 2R 2R, बट AC जो है वो आपका 2R के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूं कि 2R जो है वो बराबर है √2A के, है या नहीं है, अरे बोलो ना, है या नहीं है, यस सर। √2R जो है वो बराबर है √2A के। यहां से अगर आप R की वैल्यू निकालो, कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे तो √2A/2 हो जाएगा। मतलब कैपिटल R की जो वैल्यू आई वो यहाँ पर आ गई A/√2। बोलो आ गई या नहीं, यस सर। yes sir ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर एक और ट्राइंगल दिख रही है जो मैंने पीछे भी पढ़ी हुई है, कौन सी ट्राइंगल दिख रही है बताओ, कौन सी ट्राइंगल दिख रही है, पीछे भी पढ़ा है, कौन सी ACD। ACD ACD, कौन सी ट्राइंगल दिख रही है, ये वाली ट्राइंगल दिख रही है ACD वाली। इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, ये वाली ट्राइंगल दिख रही है, ये वाली ट्राइंगल दिख रही है, ठीक है, AC और D, ठीक है। अब ACD ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमने पीछे भी लगाई थी कि इन ट्राइंगल ACD, तो इन ट्राइंगल ACD के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम जो आप लगाओगे दैट इज AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, लिख सकता हूं, बोलो यस बोलो भाई। अब Yes, AC की वैल्यू अभी आपने निकाली कि AC जो है यस सर। A के बराबर होता है √2A का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
मतलब कितना हो जाएगा 2a² प्लस a²। ठीक है, तो आप ये बताइए ये AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो AD किसके बराबर आया? AD बराबर आएगा √3a। बोलो आएगा या नहीं आएगा? पीछे भी निकाला है आपने एक बार, आज फिर से निकाल दिया इसको, इक्वेशन नंबर 4 Yes, sir. बट, लेकिन मैं फिर से बट लगा रहा हूं, बट AD, मेरी बात अब ढंग से सुनना, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं? बट AD, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं देखो, बट AD जो है, अब ये एटम और ये एटम एक दूसरे से टच हो रहे होंगे, मैंने कहा तभी तो वॉइड बनेगा ना। तो ये एटम एटम जब तक अरेंज करते हैं तो उसके बाद एक खाली जगह बचती है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R। ये डिस्टेंस कितनी है इसकी? स्मॉल r। ठीक है, इसकी रेडियस। तो AD जो है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा? AD जो है देखिए, ये है AD, ये लेंथ है AD, ये बीच में वॉइड है, ठीक है? ये रेडियस R, ये रेडियस R, इसकी 2r हो गई, मतलब R और R। तो क्या हो जाएगा? 2 × R + R, ये AD हो जाएगा। AD = 2 × R + R। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 को लेके चलूं, कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को अगर मैं लेके चलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 × R + R = √3a। बोलो, लिख सकता हूं? अरे बोलो। Yes, sir. तो R + R जो है वो आपका बराबर हो जाएगा √3a/2 के। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. इक्वेशन नंबर 6, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास इक्वेशन 6 आ गई, मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई, तो मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों इक्वेशन को। किस किस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं? डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करने पर तो क्या है? R + R डिवाइडेड बाय कैपिटल R = √3a/2 डिवाइडेड बाय a/√2। बोलो है या नहीं है? अरे बोलो भाई। Yes, sir. ओके, अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं, मैं एक बार ऊपर ले रहा हूं, Yes, अगर आपने sir. राइट डाउन नहीं किया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो ऊपर। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं मैथमेटिकली क्या ऐसे लिख सकता हूं अलग अलग करके, R/R प्लस स्मॉल r/ कैपिटल R। बोलो ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. ओके, इधर इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि √3a/2 × √2/a। बोलो ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? Yes, sir. तो a से a कैंसिल हो जाएगा, √2 से इसका √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बच जाएगा नीचे। तो अब आया अंदर r से r कैंसिल, 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R = √3/√2। ठीक है, आगे सोल्व करूं तो r/ कैपिटल R = √3/√2 माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो आगे चलें तो r/ कैपिटल R = अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √2, ऊपर क्या आएगा? √3 माइनस √2। √3 की वैल्यू कितनी होती है आदित्य? आदित्य √3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7. आदित्य क्लास में नहीं है तभी। 0.7. √3 की वैल्यू कितनी होती है?
1.7 √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइडेड बाई √2 की वैल्यू 1.414। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा कि R बाई कैपिटल R इक्वल्स टू 0.225। ठीक है, मतलब कि R इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल R। ठीक है भाई, अरे बोलो। yes sir अब मैं यहाँ से एक चीज लिख सकता हूँ, स्मॉल r था रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, कैपिटल R था रेडियस ऑफ एटम। तो मैं लिख सकता हूँ सो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल void is 0.225 times the radius of atom। रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल void जो है वो 0.225 टाइम्स है रेडियस ऑफ एटम के। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल void जो है वो कितना टाइम्स है, देखो ऊपर कितना टाइम्स था कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल void जो है 0.414 टाइम्स है रेडियस ऑफ एटम के। आज हम लोगों ने पढ़ा कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल void जो है वो 0.225 टाइम्स है रेडियस ऑफ एटम के। यहां तक की बात क्लियर हो तो फिर मैं आगे चलता हूं। बोलो भाई। yes sir क्लियर है। अब मैं एक नोट लिख रहा हूं, मैं नोट क्या लिख रहा हूं कि इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, कि आयोनिक कंपाउंड के केस में, आयोनिक कंपाउंड के केस का मतलब होता है कि जब आप लैटिस में अरेंज कर रहे हो तो वहां पर आपको एक कैटायन मिलेगी और एक एनायन मिलेंगी। वहां पर कल मैंने बताया था आपको कि एनायंस आर यूजुअली या जनरली प्रेजेंट इन द पैकिंग, मतलब जो पैकिंग कर रहे हो उसमें यूज होंगी, मतलब जो लैटिस बना रही होंगी। एंड कैटायंस ऑक्यूपाई द वॉइड्स, ये बात हम लोगों ने कल पढ़ ली थी कि कैटायन जो है उनका साइज छोटा होता है इसलिए वो जनरली वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगी, और एनायन जो है उनका साइज बड़ा होता है इसलिए जनरली क्लोज पैकिंग में यूज होंगे। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर ये पॉइंट कि वो कैटायन जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रही होंगी, फॉर कैटायंस ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कि वो कैटायंस जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रही होंगी। तो आपने जो रिलेशनशिप लिखा था अभी कि R इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल R, ठीक है वही लिखेंगे, बस अब स्मॉल ये हो जाएगा, वॉइड कौन है कैटायन, 0.414 पैकिंग में कौन है एनायन, तो R प्लस इक्वल टू 0.414 R माइनस। और फॉर कैटायन, for cation occupying tetrahedral voids, कि अगर कैटायन जो हैं वो कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रही होंगी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का रिलेशनशिप क्या आया था R प्लस इक्वल टू 0.225 R माइनस। ठीक है भाई, ये चीज है, तो ये चीज आप लोग यहां तक राइट डाउन कर लिया हो तो फिर मैं आगे चलता हूं। सर 1 मिनट रुक जाओ।
बिल्कुल रुका हुआ हूँ जी, अच्छे से रुका हूँ, ऊपर कर दो प्लीज। अच्छे से रुका हुआ हूँ, कोई बात नहीं। सर एक बार ऊपर कर दो प्लीज। लवी इस टाइम कितने पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है देखना। ट्वेंटी फोर आपको मिला के। मेरे को मिला के और प्रेरणा प्रिंसी जो है वो लैपटॉप पर है, तो मतलब दो उनमें से कम कर लो, तो 23 बच्चे हैं फिलहाल हैं। और स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, बाद में 27 हो गए थे, मैंने देखा था। इन्होंने मेरे को 23 का भेज रखा है। सर 27 का भी भेज दिया। मेरे को वो बच्चे चाहिए ना गुड़िया जो बाद में लीव कर गए थे, मेरे को तो उनसे हिसाब किताब चाहिए, और कोई बात नहीं। सर 23 है। चलो प्रेरणा कोई बात प्रिंसी ने नहीं, 2 अब से मैं ज्वाइन आगे करा हुआ है चलूं, ना। अब मैं आगे चलूं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आज मैं आप लोगों को डेंसिटी के न्यूमेरिकल तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। वो न्यूमेरिकल जो है वो आपको कल का दिन पूरा मिलेगा, वो न्यूमेरिकल आप लोग कर लें, और फिर संडे या मंडे जब भी हम लोग मिलेंगे तो उसके डाउट्स करेंगे, ठीक है। तो रेडियस रेशियो रूल, उससे पहले है ये रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ cation to the radius of anion, कि कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज क्या बोलते हैं उसे, इज नोन एज रेडियस रेशियो। इज नोन एज रेडियस रेशियो, मतलब क्या बोला मैंने कि रेडियस रेशियो क्या हुआ, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, कि कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो। कैटायन मतलब R पॉजिटिव, एनायन मतलब R नेगेटिव। कैटायन और एनायन की रेडियस का जो रेशियो है उसे रेडियस रेशियो कहते हैं। अब देखिए मैं ऊपर एक बार यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो लिखूं तो कितना आ जाएगा 0.41। ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखूं तो रेडियस R पॉजिटिव अपॉन R माइनस 0.22, ठीक है। निकालते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियस रेशियो, ठीक है। उसके बाद सेकंड टेबल में लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग टू द गिवन स्फीयर, कि एक स्फीयर से मैक्सिमम कितने स्फीयर टच हो रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड लिखते हैं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल टाइप, ठीक। तो अगर आपका रेडियस रेशियो जो है वो 0.155 से
0.225 है तो वहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 और वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो प्लेनर ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। ठीक, अगर आपका रेडियस रेशियो जो है वो 0.225 से 0.414 है वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। उस टाइम जो अरेंजमेंट होगा दैट इज टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चरल टाइप जो है जैसे जिंक सल्फाइड ZnS, स्फेराइड, ठीक है। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 हो तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 एंड दैट इज क्या, ऑक्टाहेड्रल। देखो एक चीज बात करता हूं, आपने अभी ऊपर लिखा था कि टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो 0.225, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414। तो वही बोला है अगर 0.225 से 0.414 के बीच में तो वो टेट्राहेड्रल रहेगा, लेकिन अगर 0.414 से 0.732 के बीच में तो वो ऑक्टाहेड्रल रहेगा और वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। फॉर एग्जांपल या स्ट्रक्चरल टाइप सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट, ठीक है। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.732 से 1.1 तक है, 1.0 तक, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8 और उसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है। इसके लिए सीजियम क्लोराइड, CSCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। आगे चलते हैं, टेबल बना ली? यस सर। यस यस सर। कितने मिनट बची हुई है अभी? 5 मिनट। साढ़े 5 मिनट। 5 मिनट? यस सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन मिला मेरे को, the two ions A positive and B negative have radii 88 and 200 picometer. The two ions A positive and B negative have radii 88 and 200 picometer in the packed crystal structure of compound AB. Predict the coordination number of A positive. इसमें आपको रेडियस ऑफ कैटायन दे दी 88, रेडियस ऑफ एनायन दे दी 200, आपसे बोला गया कि मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर बताने के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे? क्या फाइंड आउट करोगे? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस रेशियो अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। कितना है रेडियस ऑफ कैटायन? 88, रेडियस ऑफ एनायन कितनी है? 200। सॉल्व करोगे ये आएगा 0.44, ठीक है। तो रेडियस रेशियो आ गया 0.44। अब मेरे को ऊपर देख के एक बार बताइए कि 0.44 कौन से रीजन में लाई करता है?
वाले में 0.44 जो है वो कौन से रीजन में लाई करता है? ऑक्टाहेड्रल। थर्ड रेंज में है, मतलब 0.414 से 732 वाली में है। ठीक है ना भाई? 0.44 जो है वो 0.414 से 732 वाली में। इट लाइज इन द रेंज in the range 0.414 से 0.732। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, 0.414 से 0.732 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। चलो आगे। बोलो भाई। यस सर। अभी 1 मिनट 2 मिनट बची हुई है ना? डेढ़ मिनट है सर। कोई बात नहीं। Br नेगेटिव आयंस forming close packed structure। Br नेगेटिव जो है वो एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रही है। इफ द रेडियस ऑफ Br negative ion is 195 पिकोमीटर। अगर Br नेगेटिव आयन की रेडियस 195 पिकोमीटर है, ठीक है। सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटायन। तो आप रेडियस ऑफ कैटायन कैलकुलेट कीजिए। That just fits into octahedral hole। Can a cation A positive तो ये क्वेश्चन लिखा गया था आपके सामने। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है क्या लिखा हुआ है कि Br नेगेटिव आयंस फॉर्म ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ Br नेगेटिव आयन इज 195 पिकोमीटर। सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटायन दैट जस्ट फिट इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल। उसके बाद ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है भाई, कभी उसी क्वेश्चन में जोड़ दो। कैन ए कैटायन A पॉजिटिव हैविंग ए रेडियस 82 पिकोमीटर बी slipped into octahedral hole। आपसे क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? आपसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि अगर एनायन की रेडियस 195 पिकोमीटर है तो क्या कैटायन उस कैटायन की रेडियस बताइए जिससे वो ऑक्टाहेड्रल होल में जस्ट फिट हो जाए। ठीक है, तो जब पहले क्वेश्चन को करते हैं तो पहले क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको ऑक्टाहेड्रल होल में जस्ट फिट करना है। तो ऑक्टाहेड्रल होल पर आते हैं। ऑक्टाहेड्रल होल में जस्ट फिट करने के लिए जो रेडियस रेशियो है वो 0.414 होना चाहिए। ठीक है, जो रेडियस रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 0.414। ओके, ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि रेडियस रेशियो जो है, रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है कि रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। ठीक, अब कहता है रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल में फिट करना है तो 0.414। रेडियस ऑफ कैटायन मेरे को निकालनी है। रेडियस ऑफ एनायन मेरे को दी गई है 195। मेरे हिसाब से बड़े आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक बार कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताइए जल्दी से। 80.73। 80.73 80.73। 80.73
अरे एक सेकंड रुक जाओ, सर 40। किताब में देख लिया निशु सोनी, किताब में देख लिया तूने? पता है क्यों? निशु सोनी बोली 43.8। 0.22। यहाँ पर कितना आया? 80। नहीं सर, 0.73। मुझे नहीं पता चल रहा, मैं अपने फोन में कर लेता हूँ, तुम्हारे पता ही नहीं चलता क्या करते हो क्या नहीं। सर 80.73। हाँ देखा, इतनी अच्छी, कितनी अच्छी बच्ची बोली है। 0.414, 80.73। सारे ऐसे भेड़ बकरी की तरह से बोलने लग जाते हैं, पता नहीं चलता। 80.73 पिकोमीटर। निशु सोनी आपने जो आंसर बोला ना 43.875, बेटा जी बुक में दे रखा है कि वो जस्ट फिट इन। सर इसमें 0.2 टेट्राहेड्रल है ना। ओहो भैया, हम अपने क्वेश्चन पे जरा दोबारा से आ जाते हैं। हमने क्या लिखा हुआ है, जरा ढंग से पढ़ना निशु। यस सर, ऑक्टाहेड्रल। हाँ, किताब लेके बैठी है सामने, है ना? नहीं सर। अरे नहीं, क्या करेगा, मैं बता रहा, किताब लेके बैठी है। नहीं है सर, मेरे पास एनसीईआरटी है सिर्फ। तो एनसीईआरटी में से ढूंढ दिया होगा ये सवाल तूने। चलो, अब कहता है सेकंड क्वेश्चन जो है कि अगर कैटायन की रेडियस फॉर ए कैटायन हैविंग रेडियस, अगर किसी कैटायन की रेडियस जो है वो 82 पिकोमीटर है। कितनी है? 82 पिकोमीटर। तो आपको बताना है कि वो ऑक्टाहेड्रल होल में फिट होगा या नहीं होगा। तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से रेडियस रेशियो निकालना पड़ेगा, और रेडियस रेशियो निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो रेशियो ऑक्टाहेड्रल वाले रीजन में है या वो रीजन में नहीं है। चलिए, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो भैया क्या किया, रेडियस रेशियो निकाला। रेडियस रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, मतलब R पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R माइनस। 82 डिवाइडेड बाय कितना, 195। ये कितना आएगा बताओ? 0.4205। तो 0.4205 मेरे पास अटेंडेंस भेज दी होगी, हाँ भेज दी, ठीक है। तो मेरे को रोहित, आवाज सुन रहा है मेरी? यस सर। रोहित मेरे को एक बात बता कि ये 0.4205 है, ये कौन सी रेंज में लाई कर रहा है? क्या ऑक्टाहेड्रल वाली रेंज में है? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये आराम से उसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। एस, उसके बाद चलो कुछ नहीं लिखो, सो इट फिट इनटू, किसमें? फिट्स इनटू ऑक्टाहेड्रल होल। ये ऑक्टाहेड्रल होल में जो है वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। देखो भैया, आज मैं क्वेश्चन भेजने वाला हूँ आपके पास ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो करने के लिए अपने मेंटली अपने तैयार रहें इस चीज के लिए कि हमें क्वेश्चन करने काफी सारे, क्योंकि कल फिर मैं डेंसिटी का न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज मैं डेंसिटी का थ्योरेटिकल पढ़ा जाऊंगा आपको, कल डेंसिटी का न्यूमेरिकल कराऊंगा। उससे लोग टेबल देखनी सबको आती है ना? नो सर। किस किस को नहीं आती, एक बार वन बाय वन करके बोलना। एक बार मैं स्क्रीन से बाहर आता हूँ, स्क्रीन से बाहर आ गया हूँ। ओके, स्टॉप शेयरिंग हो गया। लॉग टेबल देखनी किस किस को नहीं आती, वन बाय वन। जो थंब इंप्रेशन जिसको नहीं आती, भैया लॉग टेबल का सबके पास हो, जब हम लोग क्लास शुरू करें। सबकी बुक में लॉग टेबल है, तो लॉग टेबल सबके पास हो। कल एक बार देखना, बता दूंगा, उसी से क्वेश्चन करेंगे, उससे डेंसिटी का क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और उससे आपके जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के या जो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है वो भी आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सिखा देंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी का जो टॉपिक है, एक सेकेंड हो गया।
स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है भाई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा आज ले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलते हैं हम लोग, और मैं बोलता हूँ भैया पेपर, इस पेपर में भी ना मिल जाए क्वेश्चन तो हमें कहते हैं ना, इस पेपर में भी मिलेगा, दिसंबर के पेपर में भी मिलेगा, एनुअल एग्जाम में भी मिलेगा, एमसीक्यू देने बैठोगे उसमें भी मिलेगा। ये चीज देख लेना। डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सबसे पहले कि हम लोगों को यूनिट सेल तो हम लोगों को बनानी आती है। यूनिट सेल मैंने कहा पहले ही, हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्यूबिक अरेंजमेंट को लेकर चल रहे हैं। उस क्यूबिक अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि सारी साइड जिसकी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो मैं एक साइड को ही मान लेता हूं कि लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल is a सेंटीमीटर। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी है? a सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब उसके बाद बताऊं कि मैं लिखता हूं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई ही बिरला बच्चा होगा इस क्लास में जिसको डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास बाय वॉल्यूम। मास यूनिट सेल अपॉन में क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, पहले आसान चीज लिखूंगा, बाद में मुश्किल। आसान चीज क्या लिखूं कि मेरे को बताया गया कि अगर यूनिट सेल की एज लेंथ a सेंटीमीटर है तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी? a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हो जाएगी या नहीं? यस सर। हाँ, अब कहता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब हो गई। अब मेरे को यूनिट सेल का मास निकालना है। ठीक है, ओके। मैं अब आपसे कहूं कि भैया आपको एक कार्टून दिया गया, खाली कार्टून यूनिट सेल टाइप का था, क्यों कुछ अरेंजमेंट हो गया। आपको एक खाली कार्टून दे दिया गया, चलो खाली कार्टून। आपको एक कमरा दे दिया गया, जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, इस कमरे का आपको वजन निकालना है, तो आप क्या करोगे? बताओ कैसे निकालोगे? या इस कमरे का वजन निकालना है, कैसे निकालोगे? इसको उठा के उसमें रख दोगे, तराजू में? बताओ, अरे बोलो भाई। अगर मैं कहूं कि मेरे को इस कमरे का वजन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा कि इस कमरे में ईंटें कितनी लगी हुई हैं और उस एक ईंट का वजन कितना है। कैसे निकालूंगा? इस कमरे में ईंटें कितनी लगी हुई हैं और एक ईंट का वजन कितना है। जैसे मैंने बोला आपको खाली कार्टून दिया गया, आपको उसका वजन चेक करना, कर दिया। उसमें मैंने कुछ बॉक्स भर दिए, आपको पूछा गया अब कार्टून का वजन निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे कि भैया कितने कार्टून भरे गए हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू मास ऑफ ईच बॉक्स। कितने उसमें बॉक्स भरे गए हैं और एक बॉक्स का वजन कितना है। तो यहाँ पर अगर मेरे को यूनिट सेल का मास निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल अगर मेरे को निकालना है, तो उस यूनिट सेल का मास निकालने के लिए मैं क्या कहूंगा कि भैया यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू क्या? इनटू मास ऑफ ईच एटम। चलो, बहुत अच्छे बच्चे हो, +2 N1 सेक्शन है ना, बहुत तारीफों के फूल बांध रखे हैं आप लोगों के हैं। तो एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पहले पूछूंगा अदिति गोयल से। चलो अदिति गोयल जी,
Yes, sir. बहुत बढ़िया, आवाज क्लियर है? Yes, sir. ओके। अदिति गोयल, मैं तेरे को ये कहता हूँ कि एक क्वेश्चन लिख अपनी नोटबुक, सभी लिखें क्योंकि उस क्वेश्चन में नंबर किसी का भी आ सकता है। ठीक है, सभी लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। मैं अदिति गोयल को जो बोल रहा हूँ, अदिति गोयल सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो अदिति गोयल क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है अदिति गोयल? अदिति गोयल, Sir, एक मिनट। एक मिनट, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, मेरे को तो बता दे। 14 होता है, कितना होता है? 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, कितना होता है? जिसको आंसर पता हो वो मेरे पास भेज सकता है आंसर अपना व्हाट्सएप पे लिख के। Sir, 14 अपॉन में NA। चलो, अभी मैं इस चीज के बारे में फेवर में नहीं हूँ जो आप बोले हैं, उससे और किसी से पूछता हूँ। चलो, और बच्चा क्लास में जो है अटेंडेंस के अकॉर्डिंग। अंश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार चेक करें अंश क्लास में है या नहीं? Yes, sir. हाँ, अंश, क्या होगा मास, एक एटम का मास निकालने का फॉर्मूला? नाइट्रोजन के एक एटम का Yes, मास sir. नाइट्रोजन के एक एटम का मास निकालना है, कितना होता है? बहुत बढ़िया, आपकी अभी आवाज आ रही थी लेकिन अब अविनाश प्रताप सिंह जी। Yes, sir. आप बताएंगे एक एटम का मास? So 14 divided by Avogadro's number. हाँ, 14 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? एक बच्चे ने मेरे पास लिख के भेजा, मैं उस बच्चे का नाम तो नहीं लूंगा, उस बच्चे ने मैसेज को भी डिलीट कर दिया, और कल परसों उसने मेरे पास अटेंडेंस भेजी थी। क्या नाम उस बच्चे का? नाम नहीं बता सकते क्या नाम, चलो छोड़ो, कोई भी नाम। ठीक है, अब समझ जाएगा। देखो, उस बच्चे ने मेरे पास भेजा 14 ग्राम नाइट्रोजन का मास जो भेजा वो 14 ग्राम भेजा उस बच्चे ने। 14 ग्राम जो मास होता है ना बेटा, वो 14 ग्राम मास अवागाड्रो नंबर जितने एटम का होता है 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स का। याद करो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने क्या लिखा था कि एक मोल जो है वो बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और Na के लिखा था, या फिर वॉल्यूम वाला केस। तो अब मैं अपनी बात पर आता हूं कि मेरे को यहाँ पर एक एटम का मास निकालना है, तो मास ऑफ ईच एटम कैसे निकलेगा भैया? कैसे निकलेगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर। अवागाड्रो नंबर मतलब Na। अवागाड्रो नंबर की वैल्यू अगर भूल गए हो तो 6.022 into 10 की पावर 23 होती है। एटॉमिक मास को मैं कैपिटल M से दिखाता हूँ, मास ऑफ ईच एटम को मैंने स्मॉल m से दिखाया। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल को Z से दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, याद करो। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम निकाले थे, कितना आया था? 1। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम निकाले थे, कितने आए थे? 2। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाले थे, कितने आए थे? 5 4 4 4 एफसीसी में नंबर ऑफ एटम आए थे 4। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि भैया अब मैं फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करूं कि मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल जो है वो किसके बराबर हो गया? तो मास ऑफ यूनिट सेल बराबर हो गया, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं Z इनटू एटॉमिक मास को दिखाया कैपिटल M से डिवाइडेड बाय Na। इसको डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दी। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी को आपकी मर्जी है, आप रो से दिखाओ या आप D से दिखाओ। मैं रो से दिखा रहा हूं। क्या फॉर्मूला? मास ऑफ यूनिट सेल लिखा अभी ऊपर, Z into M by Na। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या?
वॉल्यूम क्या है A। तो ये फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। अब यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि इस फॉर्मूले में Z जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। यहाँ पर Z जो है वेयर Z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपने निकाले हैं। Z की वैल्यू 1 होती है फॉर सिंपल क्यूबिक, Z की वैल्यू 2 होती है फॉर BCC, Z की वैल्यू 4 होती है फॉर FCC एंड CCP। FCC बोले या CCP बोले तो वहां पर Z की वैल्यू कितनी लिखोगे? आप 4 लिखोगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये सब नहीं देता, क्या दे देता है? NaCl, तो NaCl के लिए Z की जो वैल्यू है वो होगी 4 NaCl के लिए एंड ZnS के लिए। NaCl और जिंक सल्फाइड के लिए Z की वैल्यू होगी 4। ठीक है, सीजियम क्लोराइड अगर मिलता है तो वहां पर Z की वैल्यू हो जाएगी 1। ये 3 आप लोगों को याद रखने हैं इन सब के अलावा। ठीक है, M जो है वो क्या है आपका? एटॉमिक मास। Na जो है दैट इज अवागाड्रो नंबर। ठीक है, A जो है दैट इज एज लेंथ। अब एज लेंथ के बारे में एक चीज यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी, क्या कि अगर आपको कहीं पर NaCl में या KCl में या ZnS में आयंस के बीच की डिस्टेंस देते, आयंस के बीच की क्या देते? डिस्टेंस देते कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की डिस्टेंस इतनी है। देखो आपने लिखा R = D/2, पीछे लिखा था याद करो, रेडियस जो है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का हाफ होती है। तो अगर आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे दे तो रेडियस कितनी हो जाएगी? भाई मान लो आपको D दे दिया तो रेडियस कितनी हो जाएगी? अरे बोलो, रेडियस कितनी हो जाएगी उसका? रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये बोल दे कि भैया जो है एज लेंथ बतानी है, ठीक है, तो एज लेंथ क्या होती है याद करो, R = D/2 स्टार्टिंग में निकाला था एक बार, R = D = A था, फिर ऊपर से R = आपका आ गया था क्या बताओ? A/2। अरे बोलो, सिंपल क्यूबिक में निकाला था R = A/2। तो अगर यहाँ पर A लिखोगे तो A = कितना हो जाएगा? 2R। तो ये चीज अगर तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर आपको कहीं पर इंटर आयोनिक डिस्टेंस मिले तो आपको उस इंटर आयोनिक डिस्टेंस को डबल करना पड़ेगा एज लेंथ निकालने के लिए। तो 2 * डिस्टेंस बिटवीन, जैसे मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं, अब जो बात है वो ढंग से सुनना, क्योंकि कई क्वेश्चंस में वो चीजें यूज, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ A जो है इज इन पिकोमीटर, अगर A जो है वो आपका किस में हो? पिकोमीटर में हो। ठीक है, A जो है वो आपका किस में हो? पिकोमीटर में हो। तो पिकोमीटर से आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो मेरी बात ढंग से सुनना, A पिकोमीटर है, A पिकोमीटर मतलब कितना मीटर हो गया? A × 10⁻⁻12 मीटर। सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई और करो, तो 10⁻12 × 100, ये सेंटीमीटर हो गया। मतलब कितना सेंटीमीटर आया? A × 10⁻10 सेंटीमीटर। तो जो फॉर्मूला था उसमें रखें हम लोग ρ = Z × M/A
a इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब इंटू na। ठीक है, आपको ये याद रखना। मैंने सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला बताया है, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बार आपको एज लेंथ पिकोमीटर में देता है, कई बार आपको मान लीजिए नैनोमीटर में होती, किसमें होती, नैनोमीटर में। नैनोमीटर में होती तो क्या होता, a नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में मतलब a इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर मतलब a इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि रो इक्वल्स टू z इंटू m अपॉन a इंटू 10 की पावर -7 का क्या क्यूब इंटू m। ये चीजें आप लोगों को याद रखना। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो भाई। No, No, sir. sir. ठीक है, ओके। नो सर। अब एक चीज मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, उस चीजों को आप लोग उसको आपको अच्छी तरह से नोट करके दिमाग में डाल लेना है। यहाँ तक राइट डाउन कर लिया था ना, जहां तक मैंने लिखा अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं जो नोट लिख रहा हूँ उसको ढंग से नोट याद कर लें। क्या लिख रहा हूँ वो नोट, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछ लेता है, आपके बोर्ड में नहीं आएगा, इस नोट का कोई मतलब नहीं है बोर्ड के लिए। अगर आपको बीसीसी स्ट्रक्चर मिलता है और बीसीसी स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर मिलता है किसी एलिमेंट का, लाइक कैसा एलिमेंट, लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल मिल जाए कोई और अल्कली मेटल्स का बीसीसी अरेंजमेंट मिले, तो बीसीसी में हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स लिखे थे, कितने आते हैं, 2 आते हैं बीसीसी में, तो जेड की वैल्यू 2 ही होगी। लेकिन अगर बीसीसी स्ट्रक्चर मिलता है और बीसीसी स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन दिया गया है, कल कराऊंगा इस क्वेश्चन को, वहां पर पूछूंगा मैं आपसे एक बार, इसलिए इसको ढंग से लिख लेना। फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, एग्जांपल भी लिख रहा हूं, लाइक सीजियम क्लोराइड। इस सीजियम क्लोराइड अगर किसी क्वेश्चन में मिले, मैंने ऊपर भी लिख दिया था, यहाँ पर भी लिख रहा हूं, तो वहां पर बीसीसी चाहे वो बता दे तब भी उसके जेड की वैल्यू 1। ये सब जब आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे ना, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तब आप लोगों को ये बातें पता चलेगी। लेकिन अभी डेंसिटी के न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोगों को इतना ही करना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं शेयरिंग रोक रहा हूँ।